हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम जो हमारा प्रैक्टिस सेट 4 है उसका आज फाइनल जो हमारा 65 टू 100 तक क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि लास्ट 2 वीडियो में हम 1 टू 64 तक कवर कर चुके हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम 65 टू 100 तक क्वेश्चन कवर करेंगे। तो फ्रेंड, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दें। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई वॉज नाइदर लिविंग नॉर डेड, आई न्यू नथिंग अ कर्सिन। यानी ये लाइन है, ये पूछ रहा है कि किस मतलब वर्क में आती हैं। तो यहाँ पर जो वर्क दिया गया है जो है ये दिया गया है गेरोइंसन से। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी है। आस जो एस वेडनेसडे है, द वेस्टलैंड है। तो ये सारे के सारे जो वर्क हैं ये टी एस इलियट के हैं। तो बताना है टी एस इलियट के कौन से वर्क से ये लाइन है। तो अगर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें तो ये लाइन है, आई वॉज नाइदर लिविंग नॉर डेड एंड आई न्यू नथिंग। तो ये द वेस्टलैंड की है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये लाइनें किस में आती हैं? वेस्टलैंड में आती हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आई हैव मिसप्लेस्ड अ फादर समवेयर एंड आई लुक फॉर हिम नाउ एवरीवेयर। तो यहाँ फिर हमें बताना है कि ये लाइन जो है किसकी हैं। आई हैव मिसप्लेस्ड अ फादर समवेयर एंड आई लुक फॉर हिम नाउ एवरीवेयर। तो किसकी हैं? द स्टोन एज की हैं, ग्लास की हैं, द ओल्ड प्ले हाउस की हैं, या फिर कैप्टिव की हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें 66 नंबर में, तो ये किसकी हैं? ग्लास की हैं। तो जो ग्लास नाम का वर्क है उसकी हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड्स इज अ। तो क्या है ये? कह रहा है कि वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड इज अ। क्या है ये कलेक्टिव कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज है, कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसेज है, या फिर क्रिटिकल ऐसे है। तो यहाँ पर हम 67 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, वाई नॉट मोर देन वन हस्बैंड, ये क्या है? ये क्रिटिकल ऐसे है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं द इसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क ऑफ। यानी जो इसेंशियल शेक्सपियर नाम का एक वर्क है, ये किसका है? जे डॉबर विल्सन का है, मिडल्टन मरी का है, ए सी ब्रैडली का है, या फिर जी विल्सन नाइट का है। तो यहाँ पर बताना है इसेंशियल शेक्सपियर ये किसका वर्क है। तो 68 नंबर में बात करें तो ये किसका वर्क है? जे डॉबर विल्सन का वर्क है। करेक्ट हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जे डॉबर विल्सन इम्पोर्टेंट वर्क है। ठीक है फ्रेंड, यानी यहाँ पर देखिए, ये चार ऑप्शन है, किसी न किसी ने शेक्सपियर के बारे में ज़रूर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एस ब्रैडली हैं, आप जानते होंगे। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इन्होंने लिखा है, कब आया था? 1904 में आया था। ठीक है, तो ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। लेकिन यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ए वाला जे डॉवर विल्सन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ इज एन एसे रिटन बाय। यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसे लिखा गया है, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ। यानी जो लेडी मैकबेथ हैं उसके कितने बच्चे थे। एक ऐसे किसने लिखा है? एलसी नाइट ने लिखा हुआ है, या फिर विल्सन नाइट ने लिखा हुआ है, या फिर राइमर ने लिखा हुआ है, या फिर नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड, यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, हाउ मेनी चिल्ड्रन है हेड लेडी मैकबेथ, ये एलसी नाइट का वर्क है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि हु रोट हेमलेट्स अब्सेंट फादर। यहाँ पर देखिए, ये टाइटल कहाँ से लिया गया है? हेमलेट से लिया गया है। ठीक है, तो हेमलेट किसका वर्क है? पता है, ये शेक्सपियर का है। तो हु रोट हेमलेट्स अब्सेंट फादर, तो ये किसने लिखा है? ईबी लुकेस ने लिखा हुआ है, या फिर एबी यर्लिक ने लिखा हुआ है, या फिर जी विल्सन नाइट ने लिखा हुआ है, या फिर मेरेडिथ ने लिखा हुआ है। तो 17 नंबर की बात करें तो ये एबी यर्लिक का वर्क है। ठीक है, क्या है वर्क हमारा? हैमलेट्स अब्सेंट फादर, ये एबी एयरलिक का वर्क है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्कूल एसोसिएटेड विद रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर। नीचे 4 स्कूल दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्कूल, ठीक है, एक मोमेंट ऐसा है जो मोमेंट ही होता है कि वो रोमांटिक जो पीरियड था उससे एसोसिएट नहीं है। द कोकनी स्कूल, द फायरसाइड स्कूल, लेक स्कूल, द सैटेनिक स्कूल। तो यहाँ पर हमें बताना है 71 नंबर में। तो हमारा करेक्ट आंसर देखिए,
कोकनी स्कूल भी हमारा रोमांटिक पीरियड के दौरान ही चल चल रहा था। द लेक नाव स्कूल है, ये भी हमारा रोमांटिक पीरियड से ही जुड़ा हुआ है। द सैटेनिक स्कूल, ये भी हमारा रोमांटिक पीरियड से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन द फायरसाइड स्कूल ये नहीं जुड़ा है, तो जो नहीं जुड़ा है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन शेक्सपियर्स टाइम हु owned द राइट टू अ थेटिकल स्क्रिप्ट। यहाँ पर ये कह रहा है कि शेक्सपियर के समय जो किसको ये राइट था, अधिकार था क्या करने का, जो थेटिकल स्क्रिप्ट है उसके रखने का। ठीक है, तो यहाँ पर द प्लेराइट का था, ठीक है, या फिर द पैटर्न ऑफ द एक्टिंग कंपनी का था, या फिर द प्रिंटर का था, या फिर एक्टिंग कंपनी का था। तो 72 नंबर की अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो देखिए दो दो पैटर्न पार्टनर पैटर्न सॉरी जो पैटर्न ऑफ द एक्टिंग कंपनी थी उसी का यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मतलब राइट था थिएटिकल स्क्रिप्ट का। तो यहाँ पर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि द वे ऑफ द सोल इज एन एल्गी नॉन एज, यानी द वे ऑफ द सोल एक एल्गी है। ठीक है, ये जानी जाती है किस नाम, ये किस नाम से और भी जानी जाती है, तो बताना है। इन मेमोरियम है, या फिर लिसिडास, या फिर एडोनिस, या फिर थेरेसिस। तो यहाँ पर बताना है ये किसका मतलब वो जो द वे ऑफ द सोल एक एल्गी है और किस नाम से जानी जाती है। तो 73 नंबर में अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये देखिए द वे ऑफ द सोल इन मेमोरियम। ठीक है, इन मेमोरियम किसकी है, ये टेनिसन की है। ठीक है, तो टेनिसन की जो इन मेमोरियम है इसको द वे ऑफ द सोल के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पैथेटिक फैलेसी इज अ लिटरेरी टर्म इन्वेंटेड बाय। तो यानी देखिए पैथेटिक फैलेसी एक लिटरेरी टर्म है। ठीक है, ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है, तो शेक्सपियर के द्वारा, गोल्ड स्मिथ के द्वारा, कार्लाइल के द्वारा, या फिर रस्टिन के द्वारा। तो देखिए शेक्सपियर ने तो ऐसा कोई भी टर्म क्वाइन नहीं किया है, उन्होंने न्यू वर्ड को क्वाइन किया है, उन्होंने कोई टर्म क्वाइन नहीं किया था। गोल्ड स्मिथ का नहीं है, ठीक है, कार्लाइल का नहीं है, ये जॉन रस्किन का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, पैथेटिक फैलेसी किसने क्वाइन किया है, ये बी वाला यानी रस्किन ने ये क्वाइन किया हुआ है। ठीक है, तो 74 का बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इनफॉर्मल ऐसे इज आल्सो नोन एज, यानी जो इनफॉर्मल ऐसे होते हैं उनको और किस नाम से जानते हैं, फनी ऐसे होते हैं, अनफेमिलियर ऐसे होते हैं, या फिर इम्पर्सनल ऐसे होते हैं, या फिर फेमिलियर ऐसे होते हैं। तो देखिए इनफॉर्मल यानी जो ऑफिस वाले रेटर ना हो, जिनको हम यानी ऑफिशियली वर्क के लिए यूज ना करते हो, उनको हम इनफॉर्मल ऐसे के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अनफेमिलियर, ठीक है, यानी जो जानते ना हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मल वाले हो जाएंगे, तो ये नहीं होगा। इम्पर्सनल का मतलब तो ऑफिशियल वाले हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये पर्सनल होता तो हो जाता सही। फनी ऐसे नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा फैमिलियर ऐसे होगा, यानी जिसको हम जानते हैं सही तरीके से, फ्रेंड, भाई, माँ बाप, कोई भी भाई बहन किसी को हम भेज सकें वो ऐसे, वो इनफॉर्मल ऐसे कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है एक्ट इज, एक्ट क्या है, ठीक है, सिंपल सा टर्म है लेकिन इम्पोर्टेंट है। अ मेजर डिवीजन ऑफ एक्शन इन द प्ले, यानी एक मेजर डिवीजन होता है एक्शन का प्ले के अंदर। एन एक्टिंग कैटेगरी इन अ प्ले, या फिर कोई एक्टिंग कैटेगरी होती है प्ले के अंदर। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें किसके बारे में बताना है, 76 में एक्ट के बारे में बताना है। अगर फ्रेंड हम दो ही ऑप्शन में बात करें तो एक मेजर डिवीजन होता है एक्शन का, यानी जो एक्शन हो रहा होता है प्ले के अंदर, तो उसका मेजर डिवीजन कर देते हैं हम एक्ट का। ठीक है, तो उसे एक्ट में बांट देते हैं, 1 एक्ट, 2 एक्ट, 3 एक्ट, 4 एक्ट, 5th एक्ट। फिर जब हमारा एक्ट का डिवीजन होता है तो वो सीन में बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो सीन कहलाती हैं, लेकिन यहाँ एक्ट के बारे में पूछ रहा है तो यहाँ पर हमारा ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बीट राइटर्स रोट ड्यूरिंग, यानी जो बीट राइटर्स थे उन्होंने किसके दौरान लिखा, 1950s, 1940s, 1960s, या फिर 1970s।
तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो बीट राइटर हैं उन्होंने किस दौरान लिखा है। 1950 के दौरान लिखा है, 1940, 1960, 1970, यानी यहाँ पर दशक पूछ रहा है तो बताना है 77 का। तो बीट राइटर ने 1950 के दशक में लिखा है, यानी 1950 टू 59 तक के बीच में लिखा हुआ है जो वर्क है, मतलब इसके बीच में ही लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है कि बुकोलिक रेपर्स, देखिए बुकोलिक एक वोकैब्स भी है, ठीक है, एक वर्ड है। अब यहाँ पर बताना है बुकोलिक का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, द पोइट हु रोट इन अ प्रेज ऑफ वाइन, यानी एक ऐसा राइटर जो पोइट हो, जो वाइन के बारे में लिखता हो, ऐसा क्या हो सकता है। द पोइट हु रोट अ पेस्टोरल पोइट्री, यानी एक ऐसा राइटर पोइट जो पेस्टोरल पोइट्री के बारे में लिखता हो। द पोइट हु इमिटेट्स पोप, यानी ऐसा पोइट जो पोप को इमिटेट करता हो। द पोइट हु इमिटेट वर्ड्सवर्थ, एक ऐसा पोइट जो वर्ड्सवर्थ को इमिटेट करता हो। तो देखिए बुकोलिक का मतलब इमिटेट तो होता नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गए। ठीक है, और द पोइट हु रोट इन प्रेज ऑफ बाइन, तो बाइन के बारे में कोई भी राइटर लिखे तो ऐसा भी नहीं होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर देखिए बुकोलिक का मतलब ही क्या होता है, रूरल होता है। क्या होता है, रूरल होता है। इसे आप एक और के नाम से जान सकते हो, रस्टिक। ठीक है, इसे हम रस्टिक भी बोलते हैं। तो रस्टिक क्या है, ये सारे के सारे विलेजर जो होते हैं, रूरल एरिया जो होते हैं, उनके बारे में जो लिखा जाता है उसे पेस्टोरल पोइट्री बोलते हैं। पेस्टोरल का मतलब ही क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि द टर्म डिस्टोपिया इम्प्लाइज, यानी जो डिस्टोपिया एक यूटोपिया होता है, एक डिस्टोपिया होता है। तो यहाँ पर डिस्टोपिया के बारे में पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है। अ प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड, अनप्लीजेंट रियल वर्ड, प्लीजेंट रियल वर्ड, अनप्लीजेंट रियल वर्ड। तो यहाँ पर देखिए डिस्टोपिया का मतलब ही क्या होता है कि ऐसा ख्याल आए तुम्हारे दिल में जो वास्तविक तरीके से इस वर्ड में अस्तित्व में ना हो, तो उसे बोलते हैं डिस्टोपिया। लेकिन ये किस में होता है, ये एक बुरे कंडीशन में होता है, मतलब बैड कंडीशन में। मतलब आपके दिल में कैसा आएगा, मतलब सब कैसे होंगे, सब दुख के बारे में सब ऐसे ख्याल आएंगे कि आप परेशानी हो, लेकिन वो वास्तविक तरीके से नहीं होंगे मौजूद। तो उसे अनप्लीजेंट अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड बोलते हैं। एक ऐसा वर्ड होगा जहाँ पर क्या होगा, अनप्लीजेंट होगा, उदास लोग होंगे, सब दुख ही दुख होगा, लेकिन इमेजिनरी में होगा, सिर्फ इमेज में वो आपके वो वर्ड होगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड डिस्टोपिया बोलते हैं। लेकिन एक हो जाए प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे यूटोपिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे यूटोपिया बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अनप्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड डिस्टोपिया होगा और प्लीजेंट इमेजिनरी वर्ड यूटोपिया होगा। तो यहाँ पर डी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नेम ऑफ द प्रीस्ट हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशंस टू सोहनी इन डॉक्टर मुल्कराज आनंद अनटचेबल। तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है, द नेम ऑफ द प्रीस्ट हु मेक्स इम्प्रॉपर सजेशंस। यहाँ पर कह रहा है कि एक ऐसा प्रीस्ट जो मुल्कराज आनंद के द्वारा अनटचेबल लिखा गया है, तो वो क्या इम्प्रॉपर सजेशन देता है सोहनी को। तो बताना है कि क्या नाम था उसका, कालिदास था, काली प्रसाद था, कालीनाथ था, या फिर काली शाही था। तो यहाँ पर 80 नंबर में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो देखिए जो मुल्कराज आनंद का अनटचेबल होता है वो, देखिए सोहनी को क्या करता है, सीडूस करता है। ठीक है, ठीक है, यानी उसको कॉक्स करता है, उसको बहकाता है और उसके साथ यानी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसको बनाने की क्या करता है, कोशिश करता है। तो यहाँ पर उसका नाम है कालीनाथ। ठीक है, वैसे तो जो अपर कास्ट वाले होते हैं, जो लोअर कास्ट से बहुत ही छुआछूत मानते हैं, लेकिन इस जब सेक्स की बात आती है, जब किसी को लस्ट की बात आती है, तब ये सारा भूल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होता है, यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट द पोइम इन मेमोरियम इज रिटन इन, जो इन मेमोरियम एक पोइम है किसकी, टेनिसन की लिखी है। द वे ऑफ द सोल, इसका एक सब टाइटल है। ठीक है, तो याद रखना है। तो यहाँ पर ये किस में लिखी गई है, कौन से मीटर में, आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक टेट्रामीटर, आयम्बिक हेक्सामीटर, आयम्बिक हेप्टामीटर। तो यहाँ पर 81 नंबर में बात करें तो ये लिखी गई है आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखी गई है। ठीक है, तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अर्नोल्ड टुक द थीम ऑफ हिज, यानी अर्नोल्ड ने थीम ली है किसकी, द स्कॉलर जिप्सी की, फ्रॉम जोसेफ ग्लेनवाइल्स, यानी जो जोसेफ ग्लेनवाइल हैं उनके एक वर्क से ली गई है। तो कौन सा है स्कॉलर, उनका जिप्सी वर्क था, द वेगाबंड था, द फर्स्ट मिसमेरिस्ट था, या फिर वैनिटी ऑफ डॉग डॉगमेटाइजिंग था। तो यहाँ पर हमें बताना है कि 82 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जो जोसेफ ग्लेन वाइल्स थे, उनके एक वर्क है जिससे जो द स्कॉलर जिप्सी यानी अर्नोल्ड ने थीम ली है, तो वो वर्क था वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। ठीक है, द वैनिटी ऑफ यानी वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, वैनिटी का मतलब क्या होता है, एरोगेंट, घमंड होता है। तो आगे देखिए फ्रेंड, कह रहा है कि द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज, जो राइमिंग स्कीम है इन मेमोरियम की वो क्या है। तो ए बी है, ए बी बी है, ए बी सी बी है, या फिर ए बी बी ए है। तो बताना है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है। तो अगर हम द मेमोरियम यानी इन मेमोरियम की बात करें, तो इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी बी ए है, ए बी बी ए इसकी राइमिंग स्कीम हो जाएगी, ए बी बी ए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट, नो वीकनेस, नो कंटेम्प्ट, डिस्प्रेस और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर, एंड what may quit us in death so noble is taken from। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन है, कोटेशन है, यहाँ पर नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और नॉक द ब्रेस्ट। तो ये लाइन है, नो बीक्स, नो कंटेम्प्ट, डिस्पेयर। तो यहाँ तक ये लाइन दी गई है। बताना है कि ये मिल्टन के किसी एक वर्क की है, तो किसकी है, पैराडाइज रिगेंड की है, पैराडाइज लोस्ट की है, सैमसन अगोनिस्ट की है, या फिर एरोपेजिटिका की है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो देखिए 84 नंबर का जो हमारा, देखिए पैराडाइज रिगेंड में ऐसी कोई बात नहीं होती है, पैराडाइज एरियोपेजिटिका में ऐसी कोई बात नहीं होती है, और पैराडाइज लोस्ट में भी ऐसी कोई बात नहीं होती। ये बोलता है सैमसन अगोनिस्ट में, कौन बोलता है, सैमसन ही बोलता है, जब वो गाजा के अंदर क्या होता है, मतलब वहाँ पर जेल के अंदर बंद होता है, और ये बात अपने वो फादर से बोलता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन विच प्ले शेक्सपियर हैज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल, यानी जो इन विच प्ले यानी जो शेक्सपियर हैं उन्होंने अपने कौन से प्ले में रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया है। किंग लियर में, हेनरी फोर्थ में, रिचर्ड थर्ड में, या फिर हेनरी सेवेंथ में, हेनरी एड में। तो देखिए यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो जो रॉयल क्रिमिनल है वो रिचर्ड थर्ड में उन्होंने दिखाया है, प्रेजेंट किया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 85 का सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क अकर्स इन, यानी यहाँ पर एक लाइन है, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। तो ये किस में है, एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा में है, हैमलेट में है, किंग लियर में है, या फिर मेजर फॉर मेजर में है। तो 86 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, तो देखिए ये एंटोनियो एंड क्लियोपाट्रा में है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। तो ये वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट, यानी कौन डिस्क्राइब किया गया है, यानी कौन डिस्क्राइब करता है आइडियल कॉमनवेल्थ को, किसमें, टेम्पेस्ट में। टेम्पेस्ट किसका वर्क है, शेक्सपियर का है। तो बताना है, देखते हैं फ्रेंड। तो देखिए इसमें फर्डिनेंड है, प्रोस्पेरो है, मिरांडा है, या फिर गोंजालो है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें, जो हमारा देखिए, जो यहाँ पर हमारा 87 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हमारा गोंजेलो हो जाएगा। ठीक है, तो गोंजेलो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यू डू नॉट नो हाउ मच दे मीन टू मी माई फ्रेंड्स, एंड हाउ रेयर एंड स्ट्रेंज इट इज टू फाइंड इन अ लाइफ कंपोज so much ऑफ odds एंड ends इज टेकन फ्रॉम। तो यहाँ पर ये बताना है कि ये लाइन किससे ली गई है। यहाँ पर लाइन क्या है, यू
देखिए कह रहा है कि यू डू नॉट नो हाउ मच दे मीन टू मी, यानी तुम्हें नहीं पता कि कितने मतलबी हैं, कितने ज़रूरतमंद हैं वो मेरे लिए। माई फ्रेंड्स, कौन, मेरे दोस्त। एंड हाउ हाउ आर रेयर एंड स्ट्रेंज इट इज़ टू फाइंड इन अ लाइफ कंपोज सो मच ऑफ odds एंड ends। तो ये किसके हैं? तो ये गॉरेंसन्स के हैं, या फिर पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के हैं, द वेस्टलैंड के हैं, या फिर प्रिल्यूड्स के हैं। तो यहाँ पर अगर हम 88 नंबर की बात करें तो ये देखिए द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी नाम का जो प्ले है किसका, ये टी एस इलियट का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिकॉज आई डू नॉट होप टू टर्न अगेन, बिकॉज आई डू नॉट होप। तो ये भी किसकी लाइन किस वर्क में आती है? जर्नी ऑफ मैगी, एस वेडनेसडे, स्वीनी अमंग द नाइटिंगल्स, या फिर अ सॉन्ग फॉर साइमन। तो यहाँ पर बताना है 89 नंबर का। तो यहाँ पर जो एस वेडनेसडे नाम का जो वर्क है टी एस इलियट का, उसी से लाइन ली गई है। तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि लुक लुक मास्टर हेयर कम्स टू अ रिलीजियस कैटरपिलर्स इज यूज्ड एन एपिग्राफ इन इलियट्स पोइम। यानी एक इलियट की पोइम है जिसमें एक एपिग्राफ यूज किया गया है, लुक लुक मास्टर हेयर कम्स टू रिलीजियस कैटरपिलर्स। तो ये कौन सी पोइम में आता है? तो एस वेडनेसडे में आता है, या फिर जर्नी ऑफ मैगी में, या फिर मिस्टर इलियट्स संडे मॉर्निंग सर्विस में, या फिर पोर्ट्रेट ऑफ लेडी में। तो यहाँ पर हमें 90 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ये मिस्टर इलियट्स संडे मॉर्निंग सर्विस में आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि व्हेन लवली वुमन स्टूप्स टू फुली एंड पेसेस अबाउट हर रूम अगेन अलोन। तो ये बताना है कि जो वेस्टलैंड है उसके कौन से पार्ट में ये लाइन आती है? व्हेन लवली वुमन स्टूप्स टू फॉली एंड पेसेस अबाउट हर रूम अगेन। तो यहाँ पर देखिए पार्ट 1 में आती है, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, या फिर पार्ट 4 में आती है। तो 91 नंबर में अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये पार्ट 3 में आती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि ओ मी ओ लाइफ इज कम्पोज्ड बाय, ओ मी ओ लाइफ इज कम्पोज्ड बाय किसके द्वारा कंपोज की गई है? वर्ड्सवर्थ के द्वारा, शेली के द्वारा, वाल्ट विटमैन के द्वारा, या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए 92 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है वाल्ट विटमैन। यानी देखिए वाल्ट विटमैन की ओ मी ओ लाइफ करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। हु अमंग द फॉलोइंग फॉलोड पेट्रार्च इन राइटिंग सोनेट, यानी किसने पेट्रार्च को अपने राइटिंग सोनेट में प्रयोग किया है? मिल्टन ने, वर्ड्सवर्थ ने, अलाफ्सरे ने, ए या फिर ए एंड बी ने। तो यहाँ पर देखिए 93 नंबर की अगर करेक्ट आंसर की बात करें, मिल्टन ने और वर्ड्सवर्थ ने इनको फॉलो किया है, क्योंकि अलाफ्सरे ने तो क्या किया था, इन्होंने तो अपना अलग पैटर्न बनाया था जिसे शेक्सपियरियन सोनेट, या फिर हमारा क्या बोलते हैं जो हमारा इंग्लिश सोनेट होता है उससे बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा बैडमिंटन वर्ड्सवर्थ यानी ए एंड बी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एल्यूजन इज, एल्यूजन क्या है? अनदर स्पेलिंग ऑफ इल्यूजन, या फिर अ ग्रामेटिकल डिवाइस है, एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस टू एन इवेंट, पर्सन, प्लेस और आर्टिस्टिक वर्क, या फिर अ ड्रामेटिक सर्विस। तो यहाँ पर देखिए एल्यूजन का मतलब क्या होता है? रेफरेंस होता है, किसी वर्क का इनडायरेक्ट रेफरेंस हो। ठीक है, जैसे वेस्टलैंड में बहुत सारे वर्क का एल्यूजन है उसमें। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस। यानी जैसे तुम्हें पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा जो है वर्ड, ऐसी बात उस वाले वर्क में भी कही गई है, तो ऐसा लगेगा। तो यहाँ पर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वुमेन करेक्टर डेलीला अपीयर्स इन, डेलीला नाम की जो वुमेन करेक्टर है वो किस में आती है? डेविड कॉपरफील्ड, सैमसन अगोनिस्ट, ट्वेल्थ नाइट, मैकबेथ। तो यहाँ पर अगर हम इजी कर दें तो डेलीला नाम की एक जो करेक्टर है वो सिर्फ मिल्टन के वर्क में आती है। तो मिल्टन का वर्क यहाँ पर कौन सा है? डेविड कॉपरफील्ड नहीं है, ट्वेल्थ नाइट नहीं है, मैकबेथ नहीं है, तो एक ही है, कौन सा? सैमसन अगोनिस्ट। तो जो सैमसन अगोनिस्ट है उसकी जो सैमसन की जो वाइफ होती है, रिसीव्ड वाइफ, तो उसी का नाम होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि
देखिए एज फ्लाइज टू वेंट एंड वॉयज आर वी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पॉट अकर इन। तो ये लाइन किस में आती है? टेस्ट ऑफ द डी और वेविल्स, या फिर किंग लियर, हैमलेट, या फिर सीजर एंड क्लियोपाट्रा। तो 96 में अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा आती है किसमें? किंग लियर में आती है क्या? एज फ्लाइज टू वेंट एंड वॉयज आर बी टू द गॉड्स दे किल अस फॉर स्पॉट। ये देखिए जो ग्लिस्टर्ट होता है, ठीक है, किंग लियर में, तो उसी की ये लाइन है, तो किंग लियर में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि इन द ईयर 1637 मिल्टन कॉन्फाइडेड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मोनुमेंटल पोएटिकल वर्क। सिलेक्ट अमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू होम दिस इंफॉर्मेशन वाज गिवन। तो यहाँ पर हमें बताना है कि उन्होंने 1637 में एक कॉन्फाइंड किया था कि वो अपने फ्रेंड के ऊपर कुछ लिखेंगे, तो उस फ्रेंड का नाम बताना है। रिचर्ड पॉवेल है, हैंडी लुईस है, या फिर डॉरिटी है, या फिर एडवर्ड किंग है। तो यहाँ पर देखिए एडवर्ड किंग ही हैं जिनके ऊपर लिसिडास इन्होंने डेडिकेट की है। लिसिडास इनकी मृत्यु यानी कि इनकी जब डेथ हो गई थी तो तब लिखी थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बी वाला करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर बॉडीज आर गार्डन्स टू विच आर विल्स आर गार्डनर्स। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो हमारा शरीर है वो हमारा गार्डन है, ठीक है, और हमारे टू विच आर विल्स आर गार्डनर्स, और हमारी जो विल है वो क्या है? वो गार्डनर है। तो यहाँ पर ये किस में आती है? ये किसके द्वारा बोली जाती है? हैमलेट के द्वारा, यागो के द्वारा, किंग लियर, या फिर ब्रूटस। तो 98 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये यागो बोलता है, किसमें? ओथेलो में बोलता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, डिनो में यहाँ पर अगर इसको सही तरीके से पढ़ें कि डिनोमेंट नहीं पढ़ते हैं, डिनोमा पढ़ते हैं, तो इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ऐसे से, प्ले से, लिरिक से, या फिर एन एलगी से। तो 99 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये एक प्ले से रिलेटेड है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। दिस लाइन ऑफ ब्राउनिंग हैज अ रेफरेंस टू वर्ड्सवर्थ अकर्स इन। यानी ये बताना है कि फॉर अ हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट, यानी सिर्फ मुट्ठी भर सिल्वर के लिए उसने मुझे छोड़ दिया। ये ब्राउनिंग बोलते हैं वर्ड्सवर्थ के रेफरेंस में। तो किस में है? द लोस्ट लीडर में है, द लास्ट राइडर टुगेदर में है, या फिर द रिंग और एंड द बुक में है, या फिर काउंट गिसमॉन्ड में है। तो देखिए द लोस्ट लीडर नाम का एक ऐसे है किसका? ब्राउनिंग का। तो उसमें ये लाइन है जो वर्ड्सवर्थ को ये रेफर करते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। तो आई थिंक ये फ्रेंड आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड इस वीडियो की यानी अभी तक हम 4 जो प्रैक्टिस सेट हैं कवर कर चुके हैं। और आप अगर आपने वो पहले के जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं जो हमने कवर किए हैं वीडियो नहीं देखे हैं, तो हमने उनकी प्ले लिस्ट भी बना के रखी है। तो आप यूट्यूब का जो मेरा चैनल है उसको खोलना है, तो आप उसमें प्ले लिस्ट में जाएंगे तो उसकी हर एक जो प्रैक्टिस सेट है उसकी अलग से हमने प्ले लिस्ट बना के रखी हुई है। तो फ्रेंड आप उनको वॉच करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे वीडियो हैं। और इसमें इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कितने कवर करने वाले हैं? यहाँ पर हम लगभग 100 जो हमारे प्रैक्टिस सेट हैं वो कवर करने वाले हैं। और हर हर एक प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 100 क्वेश्चन है। तो सोच लीजिएगा कितने हमारे हो जाएंगे, वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।